नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में जो प्रमुख रिवॉल्यूशन हुए, जो प्रमुख क्रांतियां हुई, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेखपाल परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, कृषि वाला क्षेत्र है, उसमें ये वाला जो टॉपिक आज हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% आपको आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है सर, आपने पढ़ रखा है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति सब आपने पढ़ा है, लेकिन जो डाटा, जो फैक्ट्स आज मैंने इसमें जो है ऐड किए हैं, जो फैक्ट्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग पेड कोर्स लेके भी पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सर इसको जरूर पढ़िए। अगर ये आपने नहीं पढ़ा, ये डाटा आपने नहीं पढ़ा, तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ये कह रहा हूँ बस अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन इस वीडियो को पढ़ के बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने में। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 9 से 3 तक जॉब, उसके बाद में आके अपने पर्सनल काम भी होते हैं, फैमिली भी होती है, उसको भी देखना होता है, फिर रात में आपके लिए रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग वेडिटिंग सारा मोबाइल से करना पड़ता है, तो बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और अपना एक ही मोटिव है कि चाहे 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, 10 स्टूडेंट्स भी अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं और उनमें से एक भी अगर इससे जो है उसको बेनिफिट मिलता है, उसको लाभ मिलता है, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। आपका एक कमेंट भी आता है ना नीचे, आप सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कभी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। जो भी कमेंट आते हैं, चाहे 5 आएँ, चाहे 4 आएँ, चाहे 2 आएँ, वो सारे कमेंट जो है पॉजिटिव होते हैं। ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशनल चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए इधर उधर की बात न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति से। हरित क्रांति से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, ये कब आई थी? तो 1966-67 के समय में, 1966-67 के समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है भारत में आई थी। हरित क्रांति का जो समय माना जाता है 1966-67 के समय का माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस 5 ईयर प्लान के तहत या किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था सर। 1961 से 66 के बीच में थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो चलाई गई थी और 66 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और उसी के समय में लगभग जब तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम समय चल रहा था, उसी टाइम पर हरित क्रांति आई थी। अब हरित क्रांति जो वर्ड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति शब्द, ये किसने दिया था सर? तो ये हरित क्रांति शब्द जो था, ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, डॉक्टर विलियम गॉड ने। बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं यहाँ पे करनी है। हरित क्रांति के प्रतिपादक या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के पिता अगर विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के संदर्भ में अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में पूछा जाए MS स्वामीनाथन, विश्व में पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग, और अगर ये पूछा जाए कि पार्टिकुलर जो शब्द है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द किसने दिया, तो वो दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, अब हरित क्रांति का थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि पहले जो था गेहूं हो गए, आपका जो चावल हो गया, यानी जो खाद्यान्न फसलें थी, इनका प्रोडक्शन जो था, उत्पादन जो था इंडिया में बहुत कम था। ठीक है, तो फिर ये एक कह सकते हैं हमको उन्नत किस्म के जो बीज थे वो मैक्सिको से लाए गए थे। मैक्सिको से उन्नत किस्म के बीज लाए गए थे, फिर उनको यहाँ पे लाया गया इंडिया में। फिर भारत के जो भी कृषि वैज्ञानिक थे या जो भी अनुसंधान करता थे, उन्होंने ब्रीडिंग के द्वारा, संकरण के द्वारा बहुत सारी उन्नत किस्मों के बीजों का जो है आविष्कार किया, और उन बीजों से ये उसका जो है रिजल्ट निकला कि यहाँ का जो उत्पादन था, यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था गेहूं का, वो 1968 में, ठीक है, 1968 तक जो है, 1968 से पहले तक जो था, वो लगभग 120 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता था पूरे भारत में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, यानी जब मैक्सिको से उन्नत किस्म के बीज लाए गए थे और उन बीजों से ब्रीडिंग के द्वारा, संकरण के द्वारा भारत में कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके जो नए बीज बनाए थे, उनसे उत्पादन एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है गेहूं का बढ़ गया था। लगभग
1968 की बात करें, 1966-67 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी और 66-67 के बाद में 68 में ही जो है यहाँ पे जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है गेहूं का, वो 50 लाख टन जो है एकदम वृद्धि होती है उसकी, ठीक है। तो लगभग 1968 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था सर, वो हुआ था आपका 170 लाख टन, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा खाद्यान्नों में जो प्रोडक्शन था, खाद्यान्नों का उत्पादन था, उसमें अधिकाधिक जो वृद्धि हुई थी, इसी को सर इसी को नाम दे दिया गया सर हरित क्रांति, ठीक है। और हरित क्रांति जो नाम दिया था वो किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति के अगर विश्व के संदर्भ में जनक पूछा जाए, पिता पूछा जाए, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि जिस समय पर हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस समय पर हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उस समय पर भारत के कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन हुआ करते थे? तो बाबू जगजीवन राम जो थे उस समय पर खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इन्हीं के समय में जो है हरित क्रांति आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये आई गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हरित क्रांति का जो प्रभाव था, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो अगर ये क्वेश्चन आता, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पे पड़ा था? तो वो गेहूं पे पड़ा था सर, ठीक है। वैसे इसमें दो फसलें आती हैं, गेहूं और चावल, लेकिन सर्वाधिक जो इसका इफेक्ट पड़ा था, सर्वाधिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं के में हुई थी, और इसका जो प्रभाव था वो धान की फसल पर या चावल की खेती पर भी देखा गया था। प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो हरित क्रांति आई तो थी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में नहीं था सर। पूरे देश में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था। कुछ चुनिंदा जगह ही ऐसी थी जहां पर हरित क्रांति के द्वारा इन खाद्यान्नों के उत्पादन में जो है अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई थी, जैसे पंजाब, ठीक है, हरियाणा। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, वेस्ट यूपी का क्षेत्र था, उसमें जो है हरित क्रांति का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। गेहूं, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, गेहूं और मक्का के रिसर्च का इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल जो सेंटर है वो है सिमिट, ठीक है। याद रखेंगे आपको, सिमिट क्या है? गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, सिमिट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है सर? मैक्सिको में पड़ता है। और यहीं से जो यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान उन्नत किस्म के बीज लाए गए थे वो यहीं से जो है लाए गए थे, ठीक है। अब सिमिट की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो इसका नाम है सिमिट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैक्सिकन लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल उसकी फुल फॉर्म को यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी का मतलब है सेंट्रो, आई फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये इंटरनेशनल ही है लेकिन ये मैक्सिकन लैंग्वेज है। तो सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेंजोरामेंटो डी मेजिट्रिहो, ये जो है मैक्सिकन फुल फॉर्म है इसकी सिमिट की, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति में एक टर्म यूज किया जाता है सर 3S, 3S एक टर्म, एक पद जो है, एक इसकी जो शब्दावली में यूज होता है 3S वर्ड। इस 3S वर्ड का मतलब क्या है? इस 3S वर्ड का मतलब है 3S, ठीक है, S। और 3S का मतलब है 3 नाम, S फॉर सुब्रमण्यम, S फॉर शिवरमन और S फॉर MS स्वामीनाथन, ठीक है। इन 3 लोगों का भारत में हरित क्रांति के यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रादुर्भाव में बड़ा सा योगदान था। इसी वजह से इनको 3S की जो है टर्मिनोलॉजी के द्वारा संज्ञा दी जाती है, ठीक है। स्वामीनाथन तो आप जानते हैं भारत में हरित क्रांति के पिता थे। शिवरमन उस समय पर जो है कृषि सचिव हुआ करते थे, और सुब्रमण्यम जो थे, इनका थोड़ा मुझे ध्यान नहीं, शायद ये इसका आप देख लीजिएगा, बाकी जो है नाम ही पूछे जाएंगे इसके, सुब्रमण्यम, शिवरमन, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो थे ये तो भारत में हरित क्रांति के पिता हैं ही, शिवरमन कृषि सचिव थे उस समय पर, ठीक है। तो ये 3 नाम हैं, 3S, तीनों का नाम S से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हरित क्रांति में जो है एक टर्म यूज किया गया 3S। इस 3S का ही बड़ा इसमें अभूतपूर्व योगदान रहा था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित है। 1964-65 में ये जो है आई थी, 1964-65 इसका समय माना जाता है। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके दूध की जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाने का उद्देश्य जो था वो श्वेत क्रांति का था, ठीक है।
1970 में इस श्वेत क्रांति के तहत ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी, पिछली वाली वीडियो, उसमें चर्चा कर चुके हैं। ये 3 चरण में चलाया गया था सर, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके 3 चरण में चलाया गया था। वो 3 चरण कौन कौन से थे उसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। श्वेत क्रांति के पिता किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आपने हरित क्रांति पढ़ी होगी, शायद ये डाटा आपने पहले नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप एक अवेयर स्टूडेंट हैं अगर आपने ये वाला डाटा अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, केवल यही काफ़ी नहीं होता कि हरित क्रांति के पिता कौन थे बस ये जान लिया और एग्जाम निकल गया, ऐसे नहीं। आजकल जो है स्टैटिक क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जामिनर को पता है कि सीधा चीज़ है, यहाँ से तो बच्चे को पता ही होगा, तो वहाँ से पूछते हैं जहाँ से आप सोच नहीं सकते, वहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं जहाँ आप जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, अरे यहाँ से नहीं आएगा, जिस चीज़ को आप छोड़ते हैं एग्जामिनर वही चीज़ पकड़ता है। वो आपकी मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो है सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें कि भाई कैसा लगा वीडियो, क्योंकि मेहनत लगती है इसको लिखने में। पहले कॉपियों जो बुक्स हैं वगैरह 2-3 बुक्स मार्केट से जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं वो खरीदो, उसके बाद में उसमें से मसाला निकाला, फिर उसको आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लाइक शेयर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, फीडबैक इम्पोर्टेंट है। फीडबैक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, कमियाँ पता चलती हैं। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो फीडबैक जो होती है आदमी की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी फीडबैक की ही मुझे नीड है, फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको। ठीक है, अब वर्गीज कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के पिता थे। भारत जो था भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादक देशों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर जो है आ गया था इस श्वेत क्रांति के तहत। ठीक है, अब भारत जो है पूरे विश्व का कितना % दूध उत्पादन करता है? तो 22% दूध उत्पादन करता है सर भारत। ठीक है, भारत जो है दुग्ध उत्पादक देशों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी दूध प्रोडक्शन होता है उसका 22% अकेला भारत के द्वारा होता है। आर्थिक समीक्षा, ये सब लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, ये पुराना डाटा नहीं है, लेटेस्ट आंकड़ा है। 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत में कितना दूध उत्पादित हुआ था? तो वो था लगभग 209.06 मिलियन टन। इतना दूध पूरे भारत में उत्पादित हुआ है 2020-21 के दौरान। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, इसका मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता का मतलब है कि भारत में एक व्यक्ति को लगभग कितना दूध पर डे प्राप्त हो रहा है, ये है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 427 ग्राम जो है दूध की उपलब्धता हो रही है। पता नहीं ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं, आंकड़े सही गलत मतलब आर्थिक समीक्षा 2020-21 के तहत तो सही है, वास्तव में सही है कि नहीं सही है इसका मुझे नहीं पता है कि सबको इतना दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिलहाल हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि भैया आर्थिक समीक्षा क्या कहती है, फैक्ट क्या कहता है, वो आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सर क्यों मनाया जाता है? 1 जून को जो है जयंती होती है, यानी जन्मदिन होता है वर्गीज कुरियन का, और इसी के जन्मदिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, कई बार पूछा गया ये। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? करनाल में है। करनाल कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में है। और इसकी स्थापना सर हुई थी 1955 में, 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे फैक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए जो इकट्ठे किए हैं और लगातार आते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले जितना भी ग्राम समाज का सिलेबस है, जितना भी जीएस का सिलेबस है, जितना भी हिंदी का सिलेबस है, मैं बिल्कुल उसको कंप्लीट करा दूंगा, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा जहाँ कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो या जिसके भी टीचर से पढ़ रहे हो या जहाँ कहीं से भी आपने कोर्स वगैरह ले रखे हो तो उनको पढ़िए। ठीक है, उनको तो पढ़िए, लेकिन अगर कहीं से नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी ये आप कब फील कर सकते हैं? जब आप एग्जाम देने जाएंगे। यहाँ से नोट्स बनाइए पूरा रिसर्च करके, मतलब पूरा अच्छी तरीके से, या कोई आंकड़ा होता है, डाटा होता है, तो जैसे बुक में भी मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये डाटा सही है कि नहीं सही है, तो मैं उसको गूगल पर जाके चेक करता हूँ कि वास्तव में ये डाटा सही दे रखा है, नहीं दे रखा है। वहाँ से जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि डाटा सही है, तब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है,
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 27 अप्रैल 1871 को सबसे पहले देश में कृषि, राजस्व और वाणिज्य, ये 3 जो है क्षेत्र थे, कृषि का क्षेत्र, राजस्व का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के, इन तीनों कोर को मिलाकर के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में कृषि, राजस्व, वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1881 में सर केंद्रीय कृषि विभाग की जो है स्थापना की गई थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कुछ संस्थाएं हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके नाम, उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एक है IARI, ठीक है, IARI। IARI की फुल फॉर्म होती थी इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पुराना नाम था सर। IARI का पुराना नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में सर, लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना हुई थी, और ये हुई थी पूसा नामक स्थान पर, जो कि बिहार में पड़ता है। वर्तमान समय में पूसा नामक स्थान पर हुई थी, जो बिहार में पड़ता है। ये वर्तमान समय की बात है। उस समय पर जब इसकी स्थापना हुई थी, ये क्षेत्र जो था ये बंगाल में पड़ता था। जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी तब ये क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आता था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, ये जो इंस्टीट्यूट था ये भारत के स्वतंत्र होने से पहले स्थापित किया गया था, तब यहाँ पर इंपीरियल था। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद में इस इंपीरियल शब्द को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, किसके द्वारा? इंडियन के द्वारा। तो इस संस्थान का नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या पड़ गया? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। स्वतंत्रता के बाद में नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल के स्थान पर इंडियन कर दिया गया, फिर इसका नाम हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1958 में 1958 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, इस IARI को विश्वविद्यालय की जो है मान्यता भी प्रदान कर दी गई। ठीक है, 1958 में IARI को यूनिवर्सिटी की जो है मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद में आता है सर ICAR। इसको कहा जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये स्थापित हुई थी 1929 में। वायसराय थे उस टाइम पर लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ICAR की स्थापना हुई थी। 1946 में इसका नाम भी इंपीरियल से चेंज करके इंडियन कर दिया गया, फिर इसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको कहते थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद हबीबुल्ला, और इसके प्रथम सचिव जो थे वो थे HA हीदारी। ठीक है, इसके अलावा 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। और ये कहाँ पे की गई थी सर? पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के पंतनगर में 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी। ये हो गया कंटेंट। ये भी हमने हरित क्रांति के बारे में बात करा है और सिर्फ श्वेत क्रांति के बारे में बात करा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। इसके बाद में और भी क्रांतियाँ हैं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको साफ करना होगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, इसको साफ करना होगा। चाहे तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसके लिख करके नोट्स बनाएं। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, उसके बाद में फिर लिखेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे की क्रांतियों के बारे में। अब इसके बाद में आती है आपकी पीली क्रांति, यानी येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति मुख्यतः संबंधित है जो खाद्य तेल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से तिलहन उत्पादन जो होता है, तिलहन फसलों का उत्पादन अधिकाधिक मात्रा में किया जाए, इससे संबंधित होती है आपकी पीली क्रांति। एक चीज़ और याद रखें, जितनी भी रिवॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी क्रांति आप पढ़ रहे हैं, इनके नाम अंग्रेजी में भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी में न पूछ करके वो अंग्रेजी में पूछ लेता है। ठीक है, तो पीली क्रांति संबंधित है खाद्य तेलों, ठीक है, जो तेल हम अपने खाने वगैरह में यूज करते हैं, वे सारे सभी ऑयल और जितने भी तिलहन फसल होती हैं उनके उत्पादन में वृद्धि से। 1986 में 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी जो है मिशन की स्थापना की गई ही थी। अगर आंकड़े देखें तो 2015-16 में जो तिलहन उत्पादन, तिलहन का मतलब है तिलहन के अंतर्गत जितनी भी फसलें आती हैं, मुख्यतः 9 फसलें जो आती हैं वो तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। मतलब ऐसी 9 फसलें जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। तेल का मतलब खाद्य तेल का उत्पादन, जिसको हम अपने खाने पीने में यूज करते हैं। तो 2015-16 में सभी तिलहन फसलें जितनी थी उन सभी का जो उत्पादन था वो लगभग 25.25 यानी 25.25 मिलियन टन था, जो कि 2020-21 में, ये लेटेस्ट आंकड़ा है सर। ठीक है, 2020-21 में जो सारी तिलहन फसलें हैं उन सभी का उत्पादन मिलाकर के अब हो गया है वार्षिक जो है
36.1 मिलियन जो है टन, ठीक है, 36.1 मिलियन टन 2020-21 में सभी तिलहन फसलों का उत्पादन हुआ था। तिलहन फसलों की संख्या जनरली 9 होती है, ठीक है, और वो कौन कौन सी 9 फसलें होती हैं, आपसे ये फसलों के नाम नहीं पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है या तिलहन फसल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो कुल ऐसी तिलहन फसलें हैं 9 संख्या जिनकी मानी जाती है, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, कुसुम, तिल, अरंडी और तोरिया, ठीक है। तोरिया भी जो है सरसों की ही एक किस्म होती है, सरसों जैसी ही होती है ये भी। तो इस प्रकार से 9 जो है फसलें होती हैं जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है, और लगभग आप सभी इन चीज़ों को यूज भी करते हैं घर पे। जैसे सोयाबीन रिफाइंड जो होता है वो सोयाबीन ऑयल होता है, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हम सब्जी में यूज़ करते ही है, सूरजमुखी का तेल, नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, सारी फसलें कैसी हैं, तिलहन फसलें हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तिलहन फसलें जितनी भी हैं उन सभी तिलहन फसलों में से सर्वाधिक योगदान तेल उत्पादन में या फिर तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका रहता है, सोयाबीन का, ठीक है। आपको ये पता होगा कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है किसको, एमपी को। एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो रहता है वही सोयाबीन का रहता है। इसके अलावा जो दूसरे स्थान पर आती है सरसों एवं तोरिया, ठीक है। पहला सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे तिलहन उत्पादन में वो सोयाबीन का है, उसके बाद में सरसों और तोरिया। शीर्ष तिलहन उत्पादक देशों की अगर बात करें कि जितने भी देश हैं संसार में उनमें सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन करता है आपका ब्राज़ील, दूसरा स्थान आता है चीन का, और भारत का स्थान तिलहन उत्पादन में है तीसरा। याद रखेंगे भारत की रैंकिंग तिलहन उत्पादन में तीसरी है। राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश हमारे देश में भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादक राज्य है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन जो है वो बहुतायत मात्रा में होता है और इसीलिए इसको सोया स्टेट की संज्ञा दी जाती है। राज्यों में सबसे पहला स्थान तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान आपका यूपी का होता है। यूपी में जो उत्पादन है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत में जितना भी तिलहन उत्पादन होता है टोटली, उस तिलहन उत्पादन का 16% जो तिलहन उत्पादन है वो अकेले यूपी से होता है, ठीक है। तो हम यूपी के, मैं बार बार कहता हूँ यूपी के रिस्पेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के आंकड़ों को थोड़ा सा हमको हाईलाइट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका तिलहन या पीली क्रांति से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे वो आपके ये हो गए। इसके बाद में आपकी गोल क्रांति आती है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। गोल 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 आलू भी तो गोल होता है, तो गोल उत्पादन है, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन संबंधित है। आलू की उत्पत्ति आप जानते हैं, आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आलू भारत की फसल नहीं है, ये पुर्तगालियों के साथ जब यूरोपीय आए थे 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में जब पुर्तगाली भारत आए थे तो वो आलू लेके आए थे। कहने का मतलब है आलू की उत्पत्ति पुर्तगालियों से हुई है, ठीक है। भारत में जो आलू का आगमन हुआ है वो पुर्तगाल से हुआ है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कई बार पूछा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की सर स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 1971 में अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना लागू की गई थी और इस परियोजना में आलू की जो उन्नत किस्में हैं उनको बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसके साथ साथ आलू के उत्पादन में वृद्धि की अनुशंसा इसमें की गई थी। आलू अनुसंधान संस्थान जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे ये शिमला में है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इस संस्थान के द्वारा आलू की कुछ विशेष किस्में जो थी, प्रजातियां थी, उनका जो है उनका विकास किया गया था। आलू की विशेष किस्में यहाँ से विकसित की गई थी। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लवकार, कुफरी लालिमा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में, वहाँ से आलू की जितनी भी फसलें, आलू की जितनी भी किस्में, प्रजातियां विकसित की गई हैं, उनका सबका नाम स्टार्ट होता है कुफरी से। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, जहाँ कुफरी आ जाए समझ लो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से इसका जो है विकास हुआ है। तो कुफरी से स्टार्ट होता है सारे नाम, इसलिए मैंने सारे नाम लिखे नहीं है, कुछ प्रमुख नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, कंटेंट तो आपको पसंद आ ही रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इतनी मेहनत की गई है तो इस मेहनत का कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ, लेखपाल को जाने नहीं देंगे, लेखपाल को हम निकलने नहीं देंगे। आप 100% आप निश्चित रूप से अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे तो लेखपाल आप बन जाएंगे। विश्वास रखना चाहिए अपने अंदर, क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से अभी से ये भावनाएं आएंगी
करे भैया कैसे होगा, कैसे एग्ज़ाम पास होगा, कैसे हम पेपर निकालेंगे, किस तरीके से हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से आधा काम आपका भी खराब हो जाएगा। आपकी तैयारी बेशक कम है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, तो आप पेपर में अच्छा कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी बनी रहे, आपको सब चीज़ आती है, सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रखी हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही नहीं है, आपके अंदर जो होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए पेपर देने का, वो नहीं है। तो आप बेसिक नॉलेज लेके बैठे रहें, आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है वो आपके अंदर, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी आज से ही आप दिमाग में ये सोचना शुरू कर दो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा, निकल गया एग्ज़ाम। लेखपाल कहीं जाने वाला नहीं है अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। आपके साथ मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम हो, उससे एग्ज़ाम होने तक जितना भी आपका सिलेबस है, मैं जैसे बता रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स का जो भी सिलेबस है उसको मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूँगा, बिल्कुल। और निश्चित रूप से आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे थे केंद्रीय आलू संस्थान द्वारा, जो शिमला के द्वारा जो आलू की किस्में विकसित की गई हैं, वो सारी नाम जो है वो कुफरी से स्टार्ट होते हैं, कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, ज्योति। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुफरी से नाम स्टार्ट होंगे तो आप पहचान लेंगे ये शिमला के द्वारा विकसित हैं। आलू उत्पादन में शीर्ष देशों की बात करें तो चाइना जो है आलू उत्पादन में सबसे प्रथम देश है। इसके बाद में भारत की रैंकिंग दूसरी है। भारत के बाद में रूस का स्थान आता है और रूस के बाद में यूक्रेन का स्थान आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत का स्थान सबसे पहले तो, और सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन कहाँ पे होता है? चाइना में। दो चीज़ें याद रख दो, इनको याद रखो मत रखो। शीर्ष राज्यों की बात करते हैं। भारत में आलू उत्पादन के क्षेत्र में, आलू उत्पादन के एरिए में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? वो यूपी है। और अकेला यूपी भारत के कुल आलू उत्पादन का 35% जो है प्रोडक्टिव करता है। यूपी में पूरे भारत के आलू उत्पादन का 35% हिस्सा जो है यूपी प्रोडक्शन होता है। यूपी के बाद में स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार का। यानी तीन जो राज्य हैं शीर्ष राज्य भारत में आलू उत्पादन में, वो हैं आपका यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। अब इसके बाद में धूसर क्रांति। धूसर क्रांति सर, इसको ग्रे रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आप इनके नाम जो हैं वो अंग्रेजी में भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी धूसर नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट ये पूछ लिया ग्रे रिवॉल्यूशन, कंफ्यूज कर देते हैं। तो ग्रे रिवॉल्यूशन अभी आपको पता होना चाहिए, उर्वरक उत्पादन, जो फर्टिलाइजर होते हैं आपके, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है धूसर क्रांति। इसका ज़्यादा आंकड़ा जो है जरूरी नहीं है। सुनहरी क्रांति आती है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है बागवानी फसल। बागवानी फसल मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बागवानी फसलें कौन होती हैं? जो फल और सब्जियों की जो खेती होती है वो बागवानी में आती हैं। तो बागवानी उत्पादन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। 2020-21 के आंकड़ों में देखें तो बागवानी फसलों का जो उत्पादन हुआ था भारत में वो कितना था? लगभग 331.05 मिलियन टन। पूरे भारत में बागवानी फसल यानी फल और सब्जियों का जो उत्पादन मिला करके हुआ था वो 331.05 मिलियन टन हुआ था। रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत का मतलब चांदी, चांदी का मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति आपको याद रखनी है। ये अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। अंडा उत्पादन में शीर्ष देशों की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक देश है। इसके बाद में दूसरा स्थान यूएसए का आता है, अमेरिका का। तीसरा स्थान जो है इंडिया का आता है। यानी भारत अंडों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। राज्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, तीसरा तेलंगाना का, चौथा पश्चिम बंगाल का। तो क्रम याद रखना है आपको। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। शीर्ष देश अंडा उत्पादन में चाइना, और राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध दो चीज़ों से है। एक झींगा उत्पादन भी गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है और प्याज का उत्पादन भी जो है गुलाबी क्रांति के अंदर माना जाता है। और भारत जो है सबसे, यानी विश्व में सबसे बड़ा झींगा का मतलब होता है एक प्रकार की मछली होती है, ये मछली ही है, ठीक है, झींगा मछली जिसको कहते हैं। तो भारत जो है झींगा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये। नीली क्रांति, मछली उत्पादन के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादा आंकड़े इसके नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा उसका आंकड़ा उत्पादन वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह हम पिछली वीडियो में इसको क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है साहब? मछली उत्पादन से। क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फलोत्पादन वगैरह पढ़ा था, दुग्ध विकास पढ़ा था, इसके साथ साथ हमने आपका जो है मत्स्य उत्पादन पढ़ा था, तो उसमें हमने मछली उत्पादन के जितने भी आंकड़े थे, डाटा था, वो उसको हमने उसमें कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीली क्रांति संबंधित है आपकी मछली उत्पादन से। चाइना जो है मछली उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, भारत का स्थान भैया दूसरा है।
चाइना जो है मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। राज्यों के संदर्भ में बात करें तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य है भारत का। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है आपका पश्चिम बंगाल का, तीसरा स्थान आता है गुजरात का। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको आप नोट करते चलें, अच्छी तरीके से नोट करते चलें। बहुत मेहनत से लगी है, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया, सच बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक आंकड़ा, अब जैसे ये है जी डाटा मिलते भी नहीं है, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2021-20 वाले गूगल से ढूंढ के मैंने इसमें जो है ऐड करे हैं, ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ जो है वो चलता रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2020-21 में अगर हम बात करें मछली उत्पादन की, तो 2020-21 में जो मछली उत्पादन हुआ है भारत में 7.43 लाख टन हुआ है। ये आंकड़े आप इनको नेगलेक्ट नहीं करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। 2020-21 में 7.43 लाख टन मछली उत्पादन हुआ है। इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में चालू की गई थी, सन 2000 में। इंद्रधनुषी क्रांति में आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी क्रांतियाँ आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो नीली, पीली, हरी, गुलाबी, जितनी भी क्रांतियाँ हैं, उन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के, यानी जो क्रांति जिस जिस फील्ड से संबंधित है, जिस जिस क्षेत्र से संबंधित है, उन सभी क्षेत्रों को एक साथ लेकर के उनके क्रमिक विकास से संबंधित थी वो जो है इंद्रधनुषी क्रांति। हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुषी क्रांति जो है सभी क्रांतियों का समूह है। इंद्रधनुषी क्रांति क्यों चालू की गई थी कि जितनी भी क्रांतियाँ, जितनी भी रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर फील्ड से या फिर पशुपालन या मत्स्य पालन, किसी भी फील्ड से जितनी भी क्रांतियाँ अब तक लागू की गई हैं, उन सभी में और ज़्यादा जो है विस्तार किया जाए, उन सभी में और ज़्यादा उनका विकास किया जाए। इससे संबंधित है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। सदाबहारी क्रांति ये जुड़ी हुई है किससे? हरित क्रांति का ही पार्ट मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित थी हरित क्रांति। और स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। और जब बात करते हैं हम सदाबहारी क्रांति की, तो सदाबहारी क्रांति का नाम भी जो है स्वामीनाथन ने दिया था। 25 जनवरी 2006 को कोयम्बटूर में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि जो हरित क्रांति अब तक चली आ रही है, जितना प्रोडक्शन अभी तक खाद्यान्न फसलों का हो रहा है, इस खाद्यान्नों के इस प्रोडक्शन को जो मौजूदा समय में है, इससे दुगने स्तर पर हमको इसके डबल लेवल तक हम इसको पहुंचाना है। ये जो है सदाबहारी क्रांति का उद्देश्य रखा गया था, जिस टाइम पर ये लागू की गई थी, जिस टाइम पर इसका जो है नामकरण किया गया था। स्वामीनाथन ने इसका नामकरण किया था 25 जनवरी 2006 को, याद रखेंगे आप। ये भी जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी खाद्यान्न उत्पादन को, जितना भी खाद्यान्न का प्रोडक्शन हो रहा है उसको मौजूदा स्तर से, यानी मौजूदा स्तर, आज के मौजूदा स्तर की बात नहीं हो रही है, 2006 के मौजूदा स्तर की बात हो रही है। 2006 में जितना भी खाद्यान्न उत्पादन था, उस समय के हिसाब से इसको डबल पे ले जाना है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी अमृत क्रांति। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। ठीक है, ये अलग है, वैसे अलग लेवल का विषय आ गया, लेकिन क्योंकि हम क्रांति की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको इसमें भी डाल दिया। ठीक है, तो अमृत क्रांति आपसे पूछा जाए तो ये नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। बादामी क्रांति सर ये संबंधित है आपके मसाला उत्पादन से। और लाल क्रांति जो है ये दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक टमाटर उत्पादन और दूसरा मांस उत्पादन। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन। जिस प्रकार से हम गुलाबी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, वो झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, तो ये सारी रिवॉल्यूशंस आज हमने पढ़ी, पूरी क्रांतियों को आज हमने कवर कर लिया। इसके अलावा और क्रांतियों के संबंध में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कंटेंट पसंद आता है तो इसको अपने ज़रूरतमंद ऐसे मित्र, हमारे ऐसे भाई जो कि सक्षम नहीं हैं, अच्छी कोचिंग्स के जो महंगे कोर्सेज़ हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपने ऐसे ज़रूरतमंद साथियों के लिए इस चीज़ को शेयर करें। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आता है तो अपना जो फीडबैक है, अपना जो भी अपनी भावना है मन की, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के द्वारा हमको दें, कमेंट के माध्यम से हमको दें। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए, आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि क्लास देखने के बाद में, चाहे आप अभी क्या है कि अभी ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो बहुत कम ही लोग इसको देख रहे हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आप इसको देख रहे हैं, आपका जो भी फीडबैक रहता है इस क्लास को लेकर के, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इस चीज़ के बारे में आप जो है अपना फीडबैक जरूर दिया करें। फीडबैक इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। ठीक है, तो क्लासेस आपको हमेशा की तरह मिलती रहेंगी, लगातार पर डे आपको ग्राम समाज विकास और जीएस की क्लासेस मिलती रहेंगी, हिंदी की क्लासेस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ में, और अपनी लेखपाल परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। चीज़ें जो आपको बताई जा रही है उनको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लगातार रिवीजन।
अपने अंदर कॉन्फिडेंस, इन सही चीज़ों से मिला करके हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, और वो निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।